हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th बायो में, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र, इसमें मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ oogenesis, यानी कि हम पढ़ रहे हैं युग्मक जनन। हम पढ़ रहे हैं युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम अब तक शुक्र जनन की क्रिया को देख चुके हैं। और हमारे जो दूसरा प्रकार है वो है अंड जनन। दूसरा टाइप क्या है? अंड जनन, जिसे oogenesis कहा जाता है। अंड जनन, oogenesis। तो देखिए, शुक्राणु जनन यानी कि शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम बात कर चुके थे। हमने देखा था कि शुक्र जनन की क्रिया को 3 पार्ट्स में, 3 भागों में डिवाइड किया था। उसी प्रकार से अंड जनन जो है, इसी को 3 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आती है वृद्धि प्रावस्था, दूसरी आती है हमारे पास कौन सी प्रावस्था? पहली आती है गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी आती है हमारे पास परिपक्वन प्रावस्था। तो तीनों प्रावस्थाएं किसमें थी? शुक्र जनन में थी। और ये तीनों ही प्रावस्था कहाँ होंगी? अंड जनन में होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अंड जनन की परिभाषा की। तो जिस प्रकार हमने देखा कि शुक्र जनन नलिकाओं की आद्य जनन कोशिकाओं में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं, उसी प्रकार अब ये कहाँ होगी? अंडाशय में होगी। तो अंडाशय की आद्य जनन उपकलाओं द्वारा या आद्य जनन उपकला द्वारा किसका निर्माण? अंडाणु का निर्माण क्या कहलाएगा? अंड जनन कहलाएगा। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। या शुरू में कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? मादाओं में। मादाओं में अंडाशय की आद्य जनन उपकला, आद्य जनन उपकला द्वारा अंडाणु को या तो ऊटिड बोल दो या ओवम बोल दिया जाए, दोनों नाम सही है। मादाओं में अंडाशय की आद्य जनन उपकला द्वारा अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? oogenesis कहा जाता है। किसका निर्माण होता है oogenesis में? तो अंडाणुओं का, ऊटिड का या ओवम का निर्माण होता है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ये एक डिफरेंस हो गया। तो मादाओं में अंडाशय की आद्य जनन उपकला द्वारा अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को हम oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis। अब देखिए, जो अंड जनन की क्रिया है, इसका वास्तव में जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होती है oogenesis क्रिया की, वो उस मादा के शरीर में जिसमें हम oogenesis की क्रिया पढ़ रहे हैं, जब वह भ्रूण अवस्था में होती है, उसी टाइम यह क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यह प्रावस्था यानी कि oogenesis की क्रिया भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। कहाँ स्टार्ट हो जाती है? भ्रूण अवस्था में। तो हम लिखेंगे अंड जनन की क्रिया मादा शिशु या मादा बालिका शिशु, अंड जनन की क्रिया मादा शिशु की भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। और लगभग अगर बात करें तो 25वें जो सप्ताह होता है, जो 25वां सप्ताह होता है, यहाँ लिख देंगे लगभग 25वें सप्ताह में। कितने सप्ताह में? लगभग 25वें सप्ताह में अंड जनन की क्रिया मादा भ्रूण के अंदर शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो अंड जनन की क्रिया मादा शिशु की भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन भ्रूण अवस्था में पूरी नहीं होती है। अब देखो, यहां से क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास भ्रूण अवस्था है, भ्रूण अवस्था से बालिका शिशु का जन्म हो जाएगा और जन्म के बाद 11 से 12 वर्ष की आयु तक, 11 से 12 वर्ष की आयु तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और दूसरी बात करें तो जो oogenesis की क्रिया है, इसमें आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? सबसे पहले oogonia का। जैसे वहाँ शुक्र जनन में अगर बात करें तो वहाँ पर बने थे स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन oogenesis में बनते हैं oogonia। तो ये oogonia जितने बनते हैं, उनकी संख्या में अब बालिका के जन्म के बाद ना तो वृद्धि होती है, ना ही उनमें विकास होता है।
ना ही उनकी संख्या बढ़ती है और ना ही एक्स्ट्रा बाहर से जोड़ी जा सकती हैं। तो हम इस चीज को लिखेंगे, मादा शिशु में किसके बाद, जन्म के बाद, मादा शिशु में जन्म या भ्रूणावस्था के बाद oogonia की संख्या में न तो वृद्धि होती है और न ही अतिरिक्त जोड़ी जा सकती हैं, और इनकी संख्या प्रत्येक मादा शिशु के प्रत्येक अंडाशय में कई सारी मिलियनों में होती है। मिलियन बोले तो कितना होता है आप जानते होंगे, 10 लाख होता है। तो इनकी संख्या मिलियंस में होती है, लेकिन जब बालिका शिशु 11-12 वर्ष की होती है तो उसके प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 तक केवल क्या बनती हैं, प्रारंभिक पुटिकाएं या प्राथमिक पुटिकाएं नजर आती हैं या शेष रहती हैं। अब इसकी बात करें तो अंडजनन की क्रिया को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अंडजनन की क्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अंडजनन की क्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो जैसा कि आपको नाम पता है, सबसे पहले आती है हमारे पास गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी आती है हमारे पास वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी आती है हमारे पास परिपक्वन प्रावस्था। क्या आती है? परिपक्वन प्रावस्था, मैचुरेशन फेज। तो ये 3 प्रावस्था शुक्रजनन में भी थी और यही 3 प्रावस्थाएं कहाँ आती हैं? अंडजनन में। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम पहली हेडिंग डालेंगे गुणन प्रावस्था। हो गया? तो सबसे पहले पहली हेडिंग डालेंगे हम गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है? जो आद्य जनन उपकला कोशिकाएं होती हैं, आद्य जनन उपकला जो है उसमें जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं द्वारा बारंबार यानी कि बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा कई सारी कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, जिनको हम oogonia कहते हैं। याद कीजिए, ये मान लीजिए आद्य जनन उपकला है। ये क्या है? आद्य जनन उपकला की कोशिकाएं हैं। अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो यहां से क्या बने थे? यहां से बने थे हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। क्या बने थे? स्पर्मेटोगोनिया। तुलना करते चलेंगे दोनों की हम। इसी प्रकार से अगर हम बात करें oogenesis में, इसमें oogenesis में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो आद्य जनन उपकला की कोशिकाएं होंगी, इन कोशिकाओं द्वारा जिन कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा उनको oogonia कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? oogonia। फिर स्पर्मेटोगोनिया से, फिर oogonia से, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बने थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बने थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसमें फिर से क्या बने थे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आपको याद है इतना? इसी प्रकार oogonia में क्या बनेंगे? प्राइमरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte, और फिर बनेगा सेकेंडरी oocyte। तो तुलना करने से आपको एक अंदाजा लग गया कि नामों में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, नाम सेम चलेंगे, बस थोड़ा सा, जैसे यहां पर स्पर्म से संबंधित शब्द आ रहा है, यहां पर ऊ आएगा लगभग। तो स्पर्मेटोगोनिया बनता था किसमें? शुक्रजनन की क्रिया में। अंडजनन की क्रिया में क्या बनेगा? oogonia। यहां पर बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां बनेगा प्राइमरी oocyte। यहां बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और यहां बनेगा सेकेंडरी oocyte। फिर इसके बाद क्या बनता है हमारे पास? क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स। और यहाँ क्या बनते हैं हमारे पास? ooted। स्पर्मेटिड, ooted। यहाँ क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स। और यहाँ क्या बनते हैं? ootids। इस प्रकार से दोनों जो हमारे शुक्रजनन और अंडजनन की क्रिया है वो आपस में एक दूसरे से एक प्रकार से संबंधित हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
oogenesis की बात करेंगे। ये तो था थोड़ा सा अंतर, हालांकि अगली वीडियो में अंतरों पर मैं खुल के बात करूंगा, कौन कौन से और मेजर डिफरेंसेस हैं किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। तो oogenesis में क्या होने वाला है, जो आधे जनन उपकला की कोशिकाएं होंगी वो बारंबार विभाजन द्वारा oogonia किसका निर्माण करेंगी, oogonia कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। इसको तो हम क्या कहेंगे, जब विभाजन कंटिन्यू समसूत्री विभाजन हो रहा है तो इसको मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुणन प्रावस्था। फिर यहां पर आ जाएगी हमारी कौन सी प्रावस्था, तो इसको कहेंगे ग्रोथ फेज यानी कि कौन सी प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। तो क्या होगा, यहां पर जो oogonia होगी उसके आकार में वृद्धि होगी और क्या बन जाता है, प्राइमरी oocyte। क्या बन जाता है, प्राइमरी oocyte। और इसी प्रकार से अगर उसमें बात करें हम शुक्रजनन में, तो क्या बनाता बेटा, आकार में वृद्धि होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। फिर यहां से किसका निर्माण, ootids या ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को परिपक्वन प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैचुरेशन फेज कहा जाएगा। तो हम पहली हेडिंग डाल चुके हैं गुणन प्रावस्था। अब देखिए मैंने समझा दिया है, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो गुणन प्रावस्था देखते हैं हम। क्या देखना है कि अंडाशय में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाएं, अंडाशय में उपस्थित आद्य जनन कोशिकाएं कई समसूत्री विभाजनों द्वारा किसका निर्माण करते हैं, oogonia कोशिकाओं का, oogonia सेल्स का, या इनको अंड जननी कोशिका भी कह सकते हैं क्योंकि अंडे का निर्माण करती हैं। तो oogonia सेल्स का निर्माण करती हैं। अब यहां पर सर समानता क्या है और विषमता क्या है। समानता क्या हो गई बेटा, समसूत्री विभाजन। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी कौन सा विभाजन हुआ था, समसूत्री। डिफरेंस कहाँ है, यहां पर किसका निर्माण हुआ है, oogonia का, और वहां पर निर्माण हुआ था स्पर्मेटोगोनिया का। ये अंतर हो गया और समसूत्री विभाजन यहां पर क्या है, समानता हो गया। अगला oogonia बन चुकी हैं अभी तक, क्या बन चुकी हैं, oogonia। अब जितनी भी oogonia बननी होती है बेटा वो जन्म से पहले ही बनती हैं। जन्म के बाद oogonia का निर्माण और उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। तो oogonia का निर्माण या इनकी संख्या में वृद्धि बालिका शिशु के जन्म के बाद oogonia का निर्माण या एवं इनकी संख्या में वृद्धि बालिका शिशु के जन्म के बाद नहीं होता है। तो oogonia जितनी भ्रूण अवस्था में बालिका शिशु के अंडाशय में जितनी oogonia बननी होती हैं वो बन चुकी होती है। बालिका शिशु के जन्म के बाद एक भी जो oogonia है वो नहीं बनेगी और ना ही इनकी संख्या में वृद्धि होगी और ना ही बाहर से जोड़ी जा सकती है। तो oogonia का निर्माण या इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। और क्या बात करेंगे कि जो जितनी भी oogonia बनती है वो एक समूह के रूप में स्थित होती हैं जिसे अंडवाही रज्जु कहा जाता है। बनने वाली, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बालिका शिशु के प्रत्येक अंडाशय में, बालिका शिशु के प्रत्येक अंडाशय में बनने वाली oogonia सेल्स समूह या गुच्छों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। किसके रूप में, समूह या गुच्छों के रूप में व्यवस्थित होती हैं।
जिसे किसको, समूह को, किसको, समूह को, जिसको अंडवाही रज्जु, जिसे अंडवाही रज्जु कहते हैं। क्या नाम दिया गया है इसको? जो उगोनिया होंगी कहाँ पर, ओवेरी में, अंडाशय में, उन सबके समूह को क्या नाम दिया गया है? समूह को अंडवाही रज्जु कहा जाता है। तो ये हो गई बेटा गुणन प्रावस्था, जिसमें केवल और केवल क्या होता है? गुणन, यानी कि कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती है। तो किसके द्वारा बढ़ती है? आद्यजन अनुपकला की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार समसूत्री विभाजन करती हैं, उसको द्वारा क्या बनेंगे? कुछ कोशिकाएं बनती हैं जो कि कैसी होंगी? 2n होंगी। तो ये भी कैसी होंगी? 2n, द्विगुणित। आद्यजन अनुपकला की कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। तो उगोनिया भी समसूत्री विभाजन हुआ है तो कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। यह है हमारी गुणन प्रावस्था। अब आ रही है दूसरी वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। अब जैसा कि आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि होती है, आकार में बड़ी हो जाती है, उसके बाद उसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां पर भी सेम क्रिया होगी। अभी क्या है हमारे पास? उगोनिया। तो अब क्या बनेगी? अब इसके आकार में वृद्धि होगी। क्या होगी? अब इसके आकार में वृद्धि होगी, और वृद्धि के होने को ही क्या कहते हैं? वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? वृद्धि करवानी है तो लिखेंगे कि उगोनिया या इस प्रावस्था में इस प्रावस्था में उगोनिया के आकार में, किसके आकार में? उगोनिया के आकार में वृद्धि होती है। उगोनिया के आकार में वृद्धि होती है, जिससे क्या बनेगी? एक बड़ी सेल्स बनती है, जिससे एक बड़ी या फिर जिससे डायरेक्ट लिख देते हैं, इस प्रावस्था में उगोनिया के आकार में वृद्धि होती है, जिससे किसका निर्माण होता है? प्राथमिक। जिससे प्राथमिक किसका? oocyte का। जिससे प्राथमिक oocyte, प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। तो क्या बन गया बेटा? हमारे पास प्राइमरी oocyte बन चुका है। क्या बन चुका है? प्राइमरी oocyte बन गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जो प्राइमरी oocyte होते हैं इनका निर्माण कब हो जाता है? तो मादा शिशु की भ्रूण अवस्था में किसका निर्माण हो जाता है? प्राथमिक oocyte का। अब प्राथमिक oocyte से क्या बनना था? परिपक्वन प्रावस्था द्वारा क्या बनेगा आगे? सेकेंडरी oocyte। लेकिन ये क्रिया अब रोक दी जाती है। कब से? बालिका शिशु के जन्म नहीं होगा उससे पहले ही, यानी कि भ्रूण अवस्था में ही इस क्रिया के बाद की क्रियाएं सभी रोक दी जाती हैं। यानी कि किसका निर्माण हो चुका है? भ्रूण में, भ्रूण के अंडाशय में अभी प्राइमरी oocyte, प्राथमिक oocyte का निर्माण हो चुका है। इसके बाद की जो भी क्रियाएं होंगी वो बालिका शिशु के जन्म के इसके बाद प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ के बाद स्टार्ट होगी। तो यहाँ से लगभग 12-13 साल के लिए इसके बाद की क्रियाओं को रोक दिया जाता है। तो अगला स्टार लगा के हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एक लाइन और लिखते हैं कि प्राइमरी जो oocyte है इसके, मान लीजिए ये आद्य जनन कोशिकाएं हैं, इसके द्वारा किसका निर्माण कर दिया गया है? उगोनिया का। किसका निर्माण कर दिया गया है? उगोनिया का। तो ये तो क्या है? आद्य जनन कोशिका। ये क्या है हमारे पास? उगोनिया। अब उगोनिया से क्या बनना है? हमारे पास बड़ी कोशिका बनती है, आकार में वृद्धि होती है, जिससे क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। तो ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के चारों ओर कुछ कोशिकाएं आकर एकत्रित हो जाती हैं, और अभी हमने बात की थी ये वास्तव में कौन सी सेल्स होंगी? तो ये उगोनिया सेल्स होंगी। लेकिन अब इन उगोनिया कोशिकाओं को हम नाम देते हैं कौन सी कोशिकाएं? ग्रेन्युलोसा कोशिका। कौन सी कोशिकाएं? ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी oocyte तो कहाँ है बेटा? ये जो बीच में बैठा है, ये प्राइमरी oocyte है, और
टोटल जो कंडीशन बनी है, यानी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या है, कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं। तो प्राइमरी oocyte तो कहाँ है बेटा, बीच में है। ये जो कोशिका दिखाई दे रही है ये है हमारे पास प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte। और इस प्राथमिक oocyte के चारों तरफ क्या आ गई, कुछ कोशिकाएं। तो अब इस अवस्था को हम प्राइमरी oocyte नहीं, इसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। इसको अब क्या नाम देंगे, प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि हिंदी में बात करूं, नीचे है जगह है, नहीं दिखाई देगा, इसको कहते हैं, मैं यहां नाम लिख देता हूं, आप नीचे लिखना, प्राथमिक पुटिका। इसको क्या नाम देंगे बेटा, अब प्राथमिक पुटिका। तो ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूं, प्राथमिक पुटिका कब बनेगी, जब प्राथमिक oocyte के चारों ओर क्या हो जाएंगे, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं आकर जमा हो जाएंगे। तो इसको नाम देंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन है, तो अंदर होगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन होगा, प्राइमरी oocyte होगा। जहां तक की बात क्लियर है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ करता हूं, उसके बाद आगे की कहानी लिखनी है। हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूं। अभी तक क्या लिखा है हमने, अभी तक लिखा है कि प्राइमरी oocyte बन जाती है। अब आगे लिखते हैं कि प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, किसको, प्राथमिक oocyte को आकर घेर लेती है। अब इस संरचना को क्या नाम देंगे, प्राइमरी फॉलिकल। तो अगला स्टार लगा के हम लिखते हैं क्या, कि प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte या प्राइमरी oocyte के चारों ओर, प्राइमरी oocyte के चारों ओर कुछ ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं आकर इसे घेर लेती हैं, इसे घेर लेती हैं। क्या कर लेती हैं बेटा, चारों तरफ जमा हो जाती हैं, यानी कि इसको घेर लेती हैं, जिससे बनी संरचना को, जिससे बनी संरचना को अब क्या नाम देंगे, प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका। जिससे बनी संरचना को प्राथमिक पुटिका, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो नाम क्या दे दिए बेटा आप, प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि प्राथमिक पुटिका के अंदर कौन हो गया, प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन है, प्राइमरी oocyte है। अब यहां से कोई चेंजेस नहीं होगा, कब तक, जब तक प्यूबर्टी हासिल नहीं होगी तब तक। यौवनारंभ मादा में या बालिका में यौवनारंभ नहीं आएगा तब तक के लिए इसमें कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक पुटिका अर्धसूत्री विभाजन। अब यहां से क्या स्टार्ट होने वाला था, वैसे तो परिपक्वन विभाजन, लेकिन प्राथमिक पुटिका, प्राइमरी फॉलिकल अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्वावस्था फर्स्ट, या कह दें प्रोफेज फर्स्ट। इसको अंडरलाइन करना विशेष रूप से, मैं भी अंडरलाइन कर देता हूं। ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और नीट में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या कहा, तो प्राथमिक पुटिका अभी बनी है, प्राथमिक पुटिका अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था फर्स्ट, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में रुकी रहती है। यानी कि अब परिपक्वन विभाजन होना था, लेकिन बालिका शिशु के जन्म से लेकर 12-13 साल तक इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कहां पर रुका हुआ है, पहली बात प्राइमरी फॉलिकल बनी हुई है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेंगे। कब तक नहीं बनेंगे, जब तक यौवनारंभ प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है, तो किस अवस्था में रुकी है, प्रोफेज फर्स्ट में। तो अब क्या होगा, अभी तक कितनी सारी, अभी तक बहुत सारी क्या बन जाती हैं यहां पर, प्राथमिक पुटिका या फिर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में कौन होगा बेटा, प्राइमरी oocyte होगा।
तो यहाँ तक कि कई सारी बन जाती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती हैं और यौवनावस्था तक या यौवनारंभ तक केवल प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 तक क्या रह जाती है, प्राथमिक पुटिकाएं शेष रह जाती हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं, जन्म से, कहां से, जन्म से यौवनारंभ तक, जन्म से यौवनारंभ तक अनेक ऊगोनिया, जो चारों ओर हैं जिन्हें ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं कहा, जन्म से यौवनारंभ तक अनेक ऊगोनिया कोशिकाएं या प्राथमिक पुटिकाएं नष्ट होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं एवं अब कहां तक, यौवनारंभ तक एवं यौवनारंभ तक प्रत्येक अंडाशय में कितनी, प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक ओवरी में कितनी रह जाती, 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000 क्या रह जाती हैं, प्राथमिक पुटिकाएं, प्राथमिक पुटिकाएं, प्राइमरी फॉलिकल। प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटिकाएं शेष रह जाती हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये है हमारे पास प्राइमरी oocyte, ये क्या है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte इसका केंद्रक है बीच में, इसके चारों ओर, प्राइमरी oocyte के चारों ओर कुछ कोशिकाएं आकर जमा हो जाती हैं, कणिकीय कोशिकाएं। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दो कंडीशन हो रही है यहाँ पर। पहली क्या, प्राइमरी oocyte तो प्राइमरी oocyte ही रहेगा, प्राइमरी oocyte तो प्राइमरी oocyte ही रहेगा, ठीक है। कुछ कोशिकाएं आई हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, कौन सी कोशिकाएं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। लेकिन अब इन दोनों मिलाकर, इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर क्या नाम दिया गया है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम दिया गया है, प्राइमरी फॉलिकल। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरी फॉलिकल में ऐसा नहीं है कि कोई और बैठा है, बैठा कौन होगा, प्राइमरी oocyte बैठा होगा। इसके बाद ध्यान देना, प्राइमरी फॉलिकल के बाद द्वितीयक फॉलिकल भी बनेगी, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल भी हमें बनानी है, द्वितीयक पुटिका बनानी है। उसमें क्या होगा, द्वितीयक पुटिका में जो हमारे पास प्राइमरी oocyte यहाँ भी है, प्राइमरी oocyte यहाँ भी है, दोनों जगह, और यहाँ भी कौन होगा, प्राइमरी oocyte ही होगा। लेकिन नाम चेंज कैसे हुआ सर, ऐसे होगा बेटा नाम चेंज। ये तो किसके समान है, प्राइमरी फॉलिकल के समान। लेकिन ये प्राइमरी फॉलिकल की कोशिकाएं जो हैं और भी ज्यादा स्तरित, यानी कि और भी लेयर का निर्माण कर देती हैं। किसका निर्माण कर देती हैं, लेयर का निर्माण, परतों का निर्माण कर लेती हैं। अब इसको कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। आगे बात करेंगे इसकी, लिखवाऊंगा मैं। अब फिर इस सेकेंडरी फॉलिकल से किधर चलें, इधर चलते हैं। इस सेकेंडरी फॉलिकल से क्या होगा, अब ये जो कोशिकाएं हैं बेटा, ये कुछ द्रव का स्त्रवण करती हैं और यहां पर ये कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट होने लग जाती हैं, मतलब विभाजित या विभेदित होने लग जाती हैं। कैसे, यहां पर ये हमारे पास क्या रह जाएगा, प्राइमरी oocyte रह जाएगा। क्या रह जाएगा, प्राइमरी oocyte। इसके चारों तरफ ये कोशिकाएं रहेंगी, लेकिन इसके बाहर की तरफ अब कुछ कोशिकाएं एकत्रित होना शुरू हो जाती हैं, बाहर की ओर कुछ कोशिकाएं बनने लग जाती हैं और ये आपस में यहां से कनेक्टेड रहती हैं, जिसको डिस्कस पोलीजेरस कहा जाता है। यहां पर चारों तरफ कौन होंगी, कोशिकाएं, लेकिन बीच में क्या बन गया बेटा, स्थान। बीच में खाली स्थान बनता है। इस गुहा को, इस खाली स्थान को एंट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंट्रम, गह्वर। हिंदी में अगर बात करें तो इसको गह्वर, और अंग्रेजी में बात करें तो एंट्रम कहा जाता है। और अब इसको सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, इसको टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटिका कहा जाता है। कब कब कहा जाएगा, जब यह गुहा बन रही है। और गुहा बनने के बाद फिर
तृतीयक पुटिका के बाद बनेगी बेटा ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन फॉलिकल। अब सर इसमें अब क्या होने वाला है, तो बेटा अब ये जो गह्वर है, एंट्रम है, वो पूरी तरह से विकसित हो चुकी होगी और अंडक जो है कौन बैठा है अंदर, प्राइमरी ऊसाइड। अभी भी अंदर प्राइमरी ऊसाइड बैठा हुआ है, लेकिन फॉलिकल चेंज हो रही है ओनली, मतलब ऊपर का आवरण चेंज हो रहा है और नाम चेंज हो रहे हैं। ऊपर का आवरण चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहे हैं, लेकिन अंदर वाली जो चीज़ है वो अभी तक सेम टू सेम है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ध्यान से समझना मेरी बातों को। जो प्राइमरी ऊसाइड है वो प्राइमरी ऊसाइड ही बैठा हुआ है, बस बाहरी पैकेट बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक पैकेट चढ़ाए जा रहे हैं हम, एक के बाद एक कवर चढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर कवर चढ़ा प्राइमरी फॉलिकल, फिर एक और कवर चढ़ा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर कवर भी चढ़ा और बीच में गैप भी है थोड़ा सा, तो टर्सरी फॉलिकल। अब ग्राफियन पुटिका में क्या होगा, इसके चारों तरफ अंडक अपने चारों तरफ एक परत का निर्माण कर देता है, जिन्हें या जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। क्या नाम देंगे, जोना पेल्यूसिडा। और सेकेंडरी और जो टर्सरी फॉलिकल है, इसके आवरण को हम थीका नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, थीका। और थीका भी अब दो भागों में डिवाइड हो जाती है, कब, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में जाकर जो थीका है, थीका बोले तो आवरण, आवरक, थीका दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक बाहरी थीका और एक आंतरिक थीका, जिसे थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, आंतरिक वाले को इंटरना और बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना कहा जाता है। ध्यान से बात सुनिए, दोबारा समझ देता हूँ। प्राइमरी ऊसाइड है, इसके पास ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं जमती हैं, बाहर की तरफ प्राइमरी फॉलिकल, पहला कवर चढ़ा प्राइमरी फॉलिकल, दूसरा कवर चढ़ा, कवर को नाम दे दिया थीका। क्या है अंदर, प्राइमरी ऊसाइड है, नाम स्पूरी का सेकेंडरी फॉलिकल। अब थीका दो भागों में डिवाइड होने लग जाती है, थीका एक्सटर्ना बाहर की ओर, थीका इंटरना अंदर की ओर, और बीच में इन दोनों के बीच में क्या विकसित हो जाती है, एक गुहा, कैविटी एक विकसित होने लग जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एंट्रम नाम देते हैं। एंट्रम बनने के बाद क्या होता है, टर्सरी फॉलिका कहलाती है, और फिर आती है ग्राफियन पुटिका, जिसमें एंट्रम पूर्ण विकसित होगी और थीका भी दो भागों में डिवाइड होगी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और तीसरी चीज क्या होगी, इसमें जोना पेल्यूसिडा का निर्माण हो चुका होगा, तो उसको कहेंगे हम ग्राफियन पुटिका। लेकिन कमाल की बात यह है कि ग्राफियन पुटिका बनने तक की क्रियाओं में जो प्राइमरी ऊसाइड है, प्राथमिक अंडक है, जो बीच वाली मेन जो संरचना है वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। अब ग्राफियन पुटिका क्या करती है, ग्राफियन पुटिका में जो प्राथमिक अंडक है, प्राइमरी ऊसाइड है, अब वो विभाजित होगा, अभी तक विभाजित नहीं हुआ था, अब विभाजित होगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी ऊसाइड। और सेकेंडरी ऊसाइड बनाने के बाद यह अंडाशय द्वारा उत्सर्जित किया जाता है या अंडाशय से बाहर निकाल दिया जाता है, और इस क्रिया को ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। लेकिन सेकेंडरी ऊसाइड भी उसके बाद, ध्यान देना, अंडाणु बनाना है, उसको क्या बनाना है, अंडाणु बनाना है। लेकिन अभी तो क्या बना, सेकेंडरी ऊसाइड। सेकेंडरी ऊसाइड शुक्राणु से, अब याद कीजिए मैंने कहा था शुक्राणु के पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, तारक केंद्र होते हैं। क्या होते हैं, तारकाय, तारक केंद्र होते हैं। वो तारक केंद्र कहाँ से, शुक्राणु से कहाँ पहुंचना है, अंडाणु के पास, या अब अंडाणु नहीं कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, सेकेंडरी ऊसाइड। तो वो तारक केंद्र जो आएगा वो किसके पास आएगा, सेकेंडरी ऊसाइड के पास आएगा, और तारक केंद्र के द्वारा क्या बनेगा, तारक तरकु तंतु बनेंगे। क्या बनेंगे, तरकु तंतु। तब जाकर सेकेंडरी ऊसाइड से बनेगा ऊटेड या ओवम, जो कि अंडोत्सर्ग के बाद बनता है। तो इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद मुझे लगता है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, सरल से शब्दों में लिखेंगे सही इसको, पर मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। नहीं आई होगी तो दोबारा समझेंगे लिखने के साथ, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, यहां तक नोट करें। अब एक चीज और है कि हम पढ़ रहे हैं वृद्धि प्रावस्था। तो बेटा वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है, जो अंडज प्राणी होते हैं, जो अंडे देने वाले प्राणी हैं, अंडे देने वाले जो प्राणी हैं, उनमें वृद्धि प्रावस्था को दो भागों में बांटा जाता है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं केवल किसके लिए, अंडज प्राणियों के लिए। क्या, अंडज प्राणियों में वृद्धि प्रावस्था को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी दो भाग हैं, प्रोविटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। पहली क्या है, पहली का नाम है पीतक जनन पूर्व या प्री विटेलोजेनेसिस। तो अंग्रेजी शब्द पकड़ो, प्री विटेलोजेनेसिस।
pre-vitellogenesis and second is vitellogenesis. Vitellogenesis सर क्या हो रहा है प्री-विटेलोजेनेसिस में? बेटा ये सबसे पहले इसको सुनो। विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस का मतलब है इसमें पीतक का निर्माण होगा। हिंदी में अगर बात करूं तो मैं इसको कहते हैं पीतक जनन क्रिया। पीतक जनन क्रिया, जो आपने अंडा देखा है उसमें पीला जो पार्ट होता है प्रोटीन का बना होता है, बढ़िया प्रोटीन खूब है उसमें, तो विटेलोजेनेसिस में वो उस पीतक का ही निर्माण होता है। और जो प्री विटेलोजेनेसिस है उसमें पीतक निर्माण के लिए जो भी पदार्थ जरूरी हैं जैसे आरएनए वगैरह, प्रोटीन वगैरह, उन सब का निर्माण किया जाएगा। किसमें? तो इसमें तो उन पदार्थों का निर्माण किया जाएगा जो पीतक बनाने के लिए जरूरी है, और इसमें वास्तव में कौन बन जाएगा? पीतक। तो ये क्रिया केवल किसमें होगी? अंडज प्राणियों में, यानी कि अंडे देने वाले प्राणियों में। हालांकि अंडे कवच के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नॉन क्लीडोइक एंड क्लीडोइक अंडे, और चार प्रकार के होते हैं पीतक की मात्रा के आधार पर, सूक्ष्म पीत की, अपीत की, अति पीत की, मध्यम पीत की। तो ये हालांकि हमारी 12th क्लास में नहीं दिए हुए हैं तो मैं नाम भी नहीं लिखाऊंगा। हालांकि जो सिलेबस होता है जैसे नीट का सिलेबस है, AIPMT का सिलेबस है, जिपमर का सिलेबस है, सेकंड ग्रेड बायो का सिलेबस है, उनमें अंडों के प्रकार भी दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि अंडे 4 प्रकार के होते हैं, कवच के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, तो नहीं बात करनी है हमें। तो अंडज प्राणियों में कितने भागों में बांट दिया वृद्धि प्रावस्था को? 2 भागों में, प्री विटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। और ये प्रावस्था अंडज प्राणियों में सबसे लंबी होती है। और एक और बात हम नोट लगा के लिख सकते हैं कि अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था से लंबी होती है। लंबी होने का मतलब बेटा क्या है? टाइम ज्यादा लगेगा। लंबी कौन है? अंड जनन की वृद्धि प्रावस्था। किससे? शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था से, मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ये हो गई हमारी दूसरी हेडिंग, वृद्धि प्रावस्था। अब चलते हैं हम थर्ड हेडिंग। वृद्धि प्रावस्था के बाद कौन सी आती है? जो है परिपक्वन प्रावस्था। जो अभी मैंने आपको चित्र बनाए थे उस सब के बारे में डिटेल में लिखना है। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं हम तीसरी हेडिंग की तरफ। तीसरी हेडिंग लगाते हैं बेटा, जो है हमारी परिपक्वन प्रावस्था। थर्ड हेडिंग, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज किसका निर्माण हो चुका है? प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल है। कहाँ? भ्रूणावस्था तक। भ्रूणावस्था के बाद यौवनावस्था या यौवनारंभ तक कोई चेंज नहीं। अब क्या हुआ? बालिका का जन्म हो गया, बालिका यौवनारंभ को प्रारंभ कर चुकी है, यानी कि प्राप्त कर चुकी है। अब क्या होगा? अब तब की बात करेंगे। तो जो प्राइमरी oocyte है या प्राइमरी फॉलिकल है, उसकी जो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं वो अब किसका निर्माण करती हैं? और कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिससे क्या होगा? किसका निर्माण हो जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी oocyte, अंडक oocyte के लिए शब्द है। प्राथमिक अंडक की पूर्ण वृद्धि के बाद, प्राथमिक अंडक की पूर्ण वृद्धि के बाद इसकी ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं जो बाहर थी, किसके? प्राइमरी oocyte के। प्राथमिक oocyte की पूर्ण वृद्धि के बाद इसकी ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजित होकर मोटे आवरण का निर्माण करती हैं एवं इस संरचना को क्या नाम देंगे? अब सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा बेटा? अब सेकेंडरी फॉलिकल में
परिपक्वन विभाजन होने लग जाएंगे, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होने लग जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। तो द्वितीयक पुटक में, सेकेंडरी फॉलिकल में, द्वितीयक पुटक सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंडरी फॉलिकल में अर्धसूत्री। अब देखिए सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल में बैठा कौन है, पहले उसकी बात सुनो। सेकेंडरी फॉलिकल में बैठा है बेटा, जब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, द्वितीयक पुटक में, किसमें? द्वितीयक पुटक में उपस्थित कौन है? प्राथमिक अंडक, अंग्रेजी लिखो प्राइमरी oocyte। द्वितीयक पुटक सेकेंडरी जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें उपस्थित प्राथमिक oocyte। तो द्वितीयक पुटक जो है सेकेंडरी फॉलिकल में उपस्थित क्या है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। किसमें होता है? किसमें होता है? प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में, या फिर इस शब्द को हटा सकते हैं हम यहाँ से, सेकेंडरी oocyte को हटाना चाहें तो हटा सकते हो। कहाँ से लिख सकते हैं लाइन? प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जो कि कैसा होता है? असमान, जो कि असमान होता है। असमान का मतलब क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में समान हुआ था, मतलब दोनों कोशिकाएं जो बनी थी वो सेम थी। यहां पर असमान हुई, मतलब एक छोटी एक बड़ी। तो प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जो कि असमान होता है, जिससे बनने वाली बड़ी कोशिका को, बड़ी सेल को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, कहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल, कहाँ पर टर्सरी फॉलिकल और कहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल, ये पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने आगे वाली लाइन को हटाया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्रिया कहाँ होती है। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया कि प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जिससे सेकेंडरी oocyte बनेगा। हालांकि सेकेंडरी oocyte का निर्माण कहाँ होगा? जब ग्राफियन पुटिका बन रही होगी। तो शेल को सेकेंडरी oocyte कहते हैं, एवं छोटी सेल को, छोटी कोशिका को प्रथम ध्रुवकाय, प्रथम ध्रुवकाय, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। मतलब ये क्या है? प्राइमरी oocyte क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा, क्या बनेंगे? बड़ी कोशिका, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। ये क्या है? प्राइमरी oocyte। और एक छोटी कोशिका बनेगी, जिसको कहेंगे हम पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte विभाजित होगी, फिर से ये जो विभाजन होगा मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा, ये भी असमान होगा, मतलब इससे भी एक बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी कोशिका बनेगी। इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहा, इसको सेकंड पोलर बॉडी कहेंगे। क्या नाम देंगे बेटा? सेकंड पोलर बॉडी। और ये जो बना है इसी को हम कहेंगे ओवम या ऊटेड। तो इसके बारे में लिखते हैं, फिर इसका चित्र भी बनाना है, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में बनाया था। तो किसका निर्माण हो गया? प्रथम ध्रुवकाय का निर्माण होता है। यह ध्रुवकाय फर्स्ट पोलर बॉडी विभाजित होकर दो और ध्रुवकाय बना भी सकता है या नहीं। मतलब इसके पास कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है, तो ये तो या तो नष्ट हो जाएगा या फिर खुद विभाजित होकर दो और पोलर बॉडी बना देगा। अगले स्टार की बात करते हैं। क्या बन गया बेटा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस
सेकंड होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकंड होता है एवं यह भी असमान होता है। यह भी कैसा होगा? असमान होगा, जिससे बनने वाली बड़ी कोशिका को, जिससे बनने वाली बड़ी कोशिका को हम क्या नाम देते हैं? ओवम या ऊटिड। क्या नाम देंगे? जिससे बनने वाली बड़ी कोशिका को ओवम या ऊटिड कहते हैं। तथा छोटी कोशिका को, छोटी सेल को द्वितीय ध्रुवकाय, सेकंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी कुछ नहीं बेटा, पीले रंग की एक छोटी सी संरचना है। द्वितीय ध्रुवकाय, सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। अब सुनिएगा थोड़ी सी कहानी। क्या हो रहा है? सर ऊटिड बन गया, लेकिन ऊटिड वास्तव में बेटा यहां बनता ही नहीं है। ऊटिड अंडाशय के अंदर तो बनता ही नहीं है, ये बनता है अंडोत्सर्ग के बाद। क्योंकि शुक्राणु कहाँ आएगा बेटा? एम्प्यूला में मिलने बैठा है। शुक्राणु तो कहाँ बैठा है? एम्प्यूला में। और जब शुक्राणु से ये तारक केंद्र लेगा, जब तारक का इसके पास आएगा, तभी तो तर्कु तंतु बनेंगे और तभी तो विभाजन पूरा होगा। हालांकि ये भी सेकेंडरी ओसाइट रुका हुआ होता है। कौन सी फेज में? मेटाफेज में। एनसीईआरटी इस चीज को नहीं दे रही है। एनसीईआरटी में बिल्कुल भी बताया हुआ नहीं है कि सेकेंडरी ओसाइट भी मेटाफेज अवस्था में रुकता है। क्या बताया? ओनली प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुकता है। कौन? प्रथम जो अपना ओसाइट था, प्राइमरी ओसाइट, वो रुकता है कहां पर? प्रोफेज फर्स्ट में, भ्रूणावस्था से पहले तक, यानी भ्रूणावस्था तक, या फिर यूं कहते हैं जन्मावस्था तक, मतलब यौवनारंभ तक रुकता है। लेकिन वास्तव में सेकेंडरी ओसाइट जो बना है ना, ये भी रुकता है कब तक? मेटाफेज तक। और नीट में क्वेश्चन आया हुआ भी है इस पर, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है। और ये कब बनेगा? ये तो अंडोत्सर्ग के बाद बनता है। कब बनेगा? जब इसके पास कौन आ जाएंगे? तारकाय आ जाएगा, तभी तो तर्कु तंतु बनेंगे। तो छोटी कोशिका को हम द्वितीय ध्रुवकाय, सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड पोलर। अब इसी के साथ हम फॉलिकल की बात करें। पुटिका क्या हो रहा है? तो हम कहां पहुंच चुके हैं? ग्राफियन पुटिका का। तो परिपक्व ग्राफियन पुटिका। अब ये क्रिया तो बेटा बाद में होनी है। ओवम या ऊटिड का निर्माण तो बाद में होना है, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं ग्राफियन पुटिका का क्या हाल चल रहा है। परिपक्व ग्राफियन पुटिका में सेकेंडरी ओसाइट लिख देते हैं। सेकेंडरी ओसाइट एवं फर्स्ट पोलर बॉडी उपस्थित होते हैं तथा इसी समय किसके चारों ओर? सेकेंडरी ओसाइट के चारों ओर। सेकेंडरी ओसाइट के चारों ओर जोना पेलिशिडा आवरण का निर्माण हो जाता है। जोना पेलिशिडा आवरण का निर्माण हो जाता है। तो ये हुई बेटा कहां तक की क्रिया? हमारा क्या बन चुका है? ऊटिड बनेगा। इस क्रिया को एक बार हम पाई चार्ट नहीं, किसमें देख लेते हैं? हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। किसमें देख लें? फ्लो चार्ट में। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, फ्लो चार्ट आपके सामने बना देता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये बेटा मैंने आपके सामने इसका फ्लो चार्ट बना दिया। क्या हुआ है? सबसे पहले आद्यजनन उपकला कोशिकाएं, आद्यजनन कोशिकाएं जो कि गुणन प्रावस्था द्वारा कई सारी किसका निर्माण कर देते हैं? ऊगोनिया का निर्माण कर देते हैं। और ऊगोनिया में, किसी भी ऊगोनिया में क्या होता है? आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने के बाद इसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद यहां से बालिका शिशु के यौवनारंभ तक प्राइमरी ओसाइट और प्राइमरी फॉलिकल में कोई चेंज नहीं आता है। उसके बाद यौवनारंभ या यौवनावस्था के बाद क्या होता है? प्राइमरी ओसाइट विभाजित होकर सेकेंडरी ओसाइट बनाती है। साथ में क्या बनता है? प्रथम ध्रुवकाय। और सेकेंडरी ओसाइट से क्या बनता है? ऊटिड या ओवम और सेकेंड ध्रुवकाय। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कि हमारे पास एक क्या है बेटा? सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। एक प्राइमरी ओसाइट है। क्या है? एक प्राइमरी ओसाइट है। इससे कितने अंडाणु बनेंगे? तो आंसर होगा बेटा 1। और कितने ध्रुवकाय बनेंगे? तो आंसर होगा 3। एक ये है
और ये 2 बार विभाजित होकर 2 और पोलर बॉडी बना चुका होगा या फिर नष्ट हो जाएगा। तो आंसर फिर भी क्या होना चाहिए? 3। यानी कि एक क्या है हमारे पास प्राइमरी oocyte है, इससे एक तो अंडा बनेगा और 3 क्या बनेंगे बेटा? पोलर बॉडी। क्या बनेंगी? पोलर बॉडी। ये तो हो गया हमारा फ्लो चार्ट। इसके बाद की कहानी करनी है, अंडोत्सर्ग वगैरह क्या है, तो आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। अब जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte बना है, ये कहाँ है? अभी अंडाशय में बन चुका होता है सेकेंडरी oocyte। तो अगला स्टाइल लगा के लिखना है हमें कि सेकेंडरी oocyte ग्राफियन पुटिका को भेद कर या फाड़कर, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन पुटिका को भेद कर मुक्त हो जाता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहते हैं। अब याद कीजिए, यहाँ से मान लीजिए ये अंडाशय है और यहाँ पर क्या है हमारा? कीपक अंडकीप है। यहाँ पर एम्प्यूला होगा और ये क्या आ जाएगा? इस्थमस वाला भाग आ जाएगा। तो बेटा जो हमारी ग्राफियन पुटिका है ये यहाँ पर फटी है, यहाँ से ऊटिड या ओवम निकला है और किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? कीपक अंडकीप के द्वारा। और कीपक अंडकीप के मध्य में क्या होता है? ओस्टियम। तो यह कहाँ प्रवेश करेगा? ओस्टियम में प्रवेश करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? एम्प्यूला में। कहाँ पहुंच जाएगा? एम्प्यूला में। अब अगर यहीं पर कौन आ जाता है? स्पर्म आ जाता है, तो इन दोनों का मिलन होगा जिसे निषेचन की क्रिया कहते हैं। और किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का। किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का। और फिर आगे युग्मनज यहाँ से चलता है और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में रोपित इम्प्लांटेड हो जाता है। उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। तो आगे लिखना है। अब इसका क्या होगा ग्राफियन पुटिका का? तो चलिए आगे बात करते हैं। ग्राफियन पुटिका जैसे ही फटती है, यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अब इसको डीजेनरेट होना प्रारंभ हो जाती है, मतलब अपघटित होना प्रारंभ हो जाती है। 2 संरचनाएं बनाएगी। सबसे पहले एक पीत पिंड का निर्माण करेगी, कार्पस ल्यूटियम, और फिर एक श्वेत पिंड का निर्माण करेगी, कार्पस एल्विकेंस। तो उसके बारे में भी लिखते हैं। अब यानी कि अंडोत्सर्ग के बाद अब ग्राफियन पुटिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। अब ग्राफियन पुटिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है एवं इस संरचना को कार्पस या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। फिर क्या लिखेंगे? पीतपिंड हिंदी में पीले रंग की संरचना है। कार्पस ल्यूटियम या कॉर्पस ल्यूटियम बाद में कार्पस एल्विकेंस, इसको कहेंगे श्वेत पिंड का निर्माण करता है। तो क्या कहा बेटा? ये मान लीजिए ग्राफियन पुटिका है, ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकल जाएगा? यहाँ पर ऊटिड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ग्राफियन जो पुटिका है, ग्राफियन फॉलिकल है, उससे ऊटिड निकल जाएगा। फिर ग्राफियन पुटिका का क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाना शुरू हो जाएगी, अपघटित होना। तो इसको हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। सबसे पहले क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम। और ये क्या करेगी बेटा? हार्मोन का स्त्रवण करती है। क्या निकालती है? हार्मोन। इसलिए मैंने लिखा है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके द्वारा त्यागे जाएंगे या स्त्रवित किए जाएंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों मादा जननांगों पर अपना इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथि है कौन सी? कार्पस ल्यूटियम, यह मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। इसके द्वारा क्या होगा? यह गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होती है, अगर निषेचन हो गया तो। और अगर निषेचन नहीं होता है तो
ग्राफेन पुटिका से क्या बनेगा? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से क्या बन जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस। अगली जो ग्रंथि होगी वो क्या बन जाएगी? इससे कार्पस एल्बिकेंस। और ये क्या हो जाएगी? अपघटित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर दोबारा दूसरा चक्र प्रारंभ होगा। तो कार्पस ल्यूटियम बाद में कार्पस एल्बिकेंस का निर्माण, श्वेतपिंड का निर्माण करती है। तो बेटा ये था आज का अंडजनन की क्रिया। अंडजनन की क्रिया पर एक वीडियो था जो अच्छा खासा लंबा हो गया है वैसे तो, पर ठीक है, समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझाने में नहीं आता है तो मुझे मैसेज करें, सर यहाँ से इस बीच में समझ में नहीं आया, फिर मैं इसका दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि ये थोड़ी सी टफ लगती है, क्या प्राइमरी oocyte है, क्या सेकेंडरी oocyte है, कब बना कब नहीं बना, कब प्राइमरी फॉलिकल बन गया, कब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, कब टर्सरी फॉलिकल बना, कब ग्राफेन फॉलिकल बना। यहाँ पर बच्चे थोड़ी से कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।